अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिनावे नावल, जिसकी राइटर है नूर राजपूत। सेठ साहब, आप एक बार रिकॉर्डिंग वीडियो गौर से देख लें। उस लड़की ने वो कांटा जानबूझकर नहीं मारा था। वो हाथ हिला रही थी और उसके हाथ से छूटकर पीछे की जानिब गिर गया। खिजर फ़ोन पर सेठ शबीर से बात कर रहा था, जबकि उसके सामने बैठा आदिल गुस्से से उसे घूर रहा था। और आपने शायद देखा नहीं, सेठ शबीर इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर लोफरों के अंदाज में इशारों कनाइयों में लड़कियों को छेड़ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? खिजर ने जहरखंद नज़रों से आदिल शबीर को घूरते हुए फ़ोन में सेठ शबीर को सुनाया था। आजकल के जवान खून हैं एसपी साहब, इतना तो कर ही सकते हैं। सेठ शबीर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात बदलने की कोशिश की थी। जी जानता हूँ, ये जवान खून आज सर से निकला है ना, आइंदा के लिए सबक होगा। और आपके बेटे पर हरासमेंट के बहुत से केस हैं, उनका क्या करूँ मैं? शायद सेठ शबीर भूल गया था उसने किसको फ़ोन किया था। एसपी खिजर हयात हाथ आने वालों में से ही नहीं था। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने फ़ाइल पड़ी है, मैं चाहूँ तो अभी आपके बेटे को गिरफ्तार कर सकता हूँ। खिजर ने दो टोक लहजे में कहा था। मेरे बेटे से बात करवाएं। सेठ शबीर की आवाज़ उभरी थी और खिजर ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए फ़ोन आदिल शबीर की तरफ बढ़ाया था। मैंने तुमसे कहा था, ये इतनी बड़ी बात नहीं, वो हादसा था बस एक। छोड़ो सब और वापस आ जाओ। लेकिन डैड, आदिल, मैंने कहा ना वापस आ जाओ, वरना हम उल्टे मुसीबत में पड़ सकते हैं। स्पीकर से उभरती आवाज़ खिजर बाकायदा सुन सकता था। आदिल शबीर का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो चुका था। वो एक झटके से उठा और खा जाने वाली नज़रों से खिजर को घूरते हुए वापस चला गया। उसके दोस्त भी उसके साथ थे। 5 मिनट बाद खिजर का मोबाइल फिर से बजा था। उसने देखा तो अनजान नंबर था कोई। हेलो, एसपी खिजर हयात इज स्पीकिंग। खिजर ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। वो अब ऑफिस से बाहर निकल आया था। रात हो गई थी, उसकी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो चुका था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ एसपी साहब, वो लड़की हिनावे तुम्हारी कज़न है, इसलिए तुमने बचाया उसे। याद रखना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आदिल शबीर फनकारा था। एसपी खिजर, हयात राना के होते हुए तुम हिनावे राना तक नहीं पहुंच सकते, और आइंदा मुझे फ़ोन करके धमकी देने की या उल्टी सीधी बकवास करने की कोशिश की तो 8-10 केस और डालकर तुम्हें अंदर कर दूंगा। और मेरे लिए यह मुश्किल नहीं, तुम अच्छे से जानते हो। खिजर उसकी सीटी गुम करता फ़ोन बंद कर चुका था। अपनी जीप में बैठने के बाद उसने गाड़ी का रुख घर की जानिब कर दिया था, बिना ये सोचे कि उसकी बातें आदिल शबीर को अंदर तक सुलगा गई थी। जबकि खिजर का दिमाग बुरी तरह घुमा हुआ था। उसे समझ नहीं आता था कि वो कैसे उन पागल लड़कियों को मना करे जिनकी वजह से एक न एक दिन राना हाउस को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। यार हिनावे, देखो ना, ये बंदा कितना डैशिंग है। सीमा अपने जो लैपटॉप खोले फेसबुक पर लड़कों की प्रोफाइल्स चेक कर रही थी, हिनावे से कहा। सच्ची, मुझे भी दिखाओ कौन है। हुदा जो मिनाल का हेयर स्टाइल बना रही थी, उसने बालों को एकदम छोड़कर लैपटॉप पर झुकते हुए कहा। अमन मलिक, नाइस नेम। हुदा के मुंह से फिसला। हिनावे, तुम भी देखो ना। सीमा अपने हिनावे को पुकारा, जो टीवी पर नजरें जमाए कोई मशहूर शो देखने में मगन थी। मुझे फजूल लोगों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, हिनावे ने संजीदगी से जवाब दिया। हैं, ये हादसा कब हुआ? उन तीनों ने घूर कर हिनावे को देखा। वैसे ये जो भी है, खिजर हयात राना से ज़्यादा पुरवकार नहीं, हुदा ने नाक चिढ़ा कर कहा। आय हाय, क्या बात है। अब की बार हिनावे ने पलट कर देखा। उसके चेहरे पर शरारत थी। हुदा झिंक गई। मेरा हेयर स्टाइल तो मुकम्मल कर दो, मिनाल ने, जो बुद्ध बनी बैठी थी, एकदम चिल्लाकर कहा। अच्छा, बनाती हूँ। हुदा दोबारा मिनाल की तरफ मतवज्जा हुई। तभी कमरे में वो दाखिल हुआ, आफत का परकाला, हिनावे का छोटा भाई। उसने गहरी नज़रों से चारों का जायज़ा लिया और फिर कुर्सी खींचकर मिनाल के सामने बैठ गया। एक बात कहूँ हुदा आपी? वो पूछ रहा था। हाँ बोलो। आज आपके पास मौका है, अपने सारे बदले ले ले। कैसा मौका? हुदा ने हाथ रोककर उससे पूछा। मिनाल आपी के बाल आपके हाथ में हैं, इनको ज़ोर से पकड़कर आप अपने सारे बदले ले सकती हैं। इस तरफ मारे इनका सर दीवार में और फिर उस तरफ। मिनाल आपी के तोते उड़ा दे, कसम से मज़ा आ जाएगा। उसकी बात पर हिनावे, सिमाब और हुदा का फलक शगाफ कहका बुलंद हुआ था। ठहरो, मैं बताती हूँ तुम्हें। मिनाल एक झटके से कुर्सी से उठकर उसके पीछे भागी, जबकि वो पहले ही स्पीड मार चुका था। मिनाल उसके पीछे थी, जबकि वो कहके लगाते तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। तुम्हें आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मिनाल अपने बिखरे बाल, जो कुछ पिनों में मुकीद थे और कुछ कंधे पर बिखरे थे, अजीबोगरीब हालत में सुर्ख चेहरा लिए अमन के पीछे लगी हुई थी। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरकर अमन के पीछे उसके कमरे की तरफ भागी, अचानक दूसरे कमरे से निकलते वजूद से टकरा गई। एक पल को मिनाल को लगा था कि वो किसी दीवार से टकराई है। वो कराह कर रह गई थी। क्या हो रहा है ये?
नज़र नहीं आता तुम्हें? मीनाल ने अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे करके देखने की कोशिश की कि वो किस चीज़ से टकराई थी, तो सामने खड़े शख्स को देखकर गंग रह गई। शाहवेज गुस्से से उसे घूर रहा था। पागलों की तरह क्यों भाग रही हो? तुम लोगों की हड्डी को सुकून क्यों नहीं? मीनाल की सीटी गुम हुई, उसका वजूद लरज़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। वो शाहवेज भाई, वो अमन। मीनाल कुछ कहना चाहती थी लेकिन अल्फाज दम तोड़ गए। और ये क्या हालत बना रखी है? शाहवेज ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, जिस पर गहरे मेकअप का लेप मौजूद था। अभी कुछ देर पहले हुदा उसके चेहरे पर अपना हुनर आजमा रही थी। अगर इस वक्त मीनाल अपना चेहरा देखती तो यकीनन डर जाती। शाहवेज की बात सुनकर वो शदीद शर्मिंदा हुई। क्या हुआ शाहवेज बेटा? क्या किया मीनाल ने? शाहवेज की आवाज़ सुनकर सकीना बेगम, मीनाल की अम्मी ने, जो कि किचन में मुलाजमा के सर पर खड़ी दोपहर के खाने की तैयारी करवा रही थी, परेशानी से पूछा। इस घर में सभी पागल हैं चची। मीनाल का चेहरा देखिए ज़रा, समझदार लड़कियों वाले गुण इन सबको छूकर नहीं गुजरे। वो सख्त से लहजे में कहता बाहर की जानिब कदम बढ़ा चुका था, जबकि मीनाल ने आंखों में आई नमी को अंदर की जानिब खींचा था। कितना समझाती हूँ तुम लोगों को कि थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लिया करो, हर वक्त बच्चियाँ बनी रहती हो। जाओ अब जाकर चेहरा साफ करो। समीना बेगम ने गुस्सा जब्त करते हुए मीनाल से कहा, जो सर झुकाकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। अल्लाह जाने क्या बनेगा इन लड़कियों का। पीछे सकीना बेगम सोच कर रह गई। कहते हैं वक्त इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर हम इस वक्त का सही इस्तेमाल करें और वक्त हमारा साथ पूरी ईमानदारी से दे तो हमारे कारनामों को हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाता है। और अगर इसी वक्त के किसी पल के 1000वें हिस्से में हम कोई गलती कर दें, यह वक्त धोखा दे जाए, तो वक्त ऐसा दुश्मन बनता है, ये हमारी गलती और गुनाह को सदियों तक जिंदा रखता है। और सबसे बड़ी गलती हमसे मोहब्बत करवाती है। और कहते हैं जुलेखा ने भी मोहब्बत में गलती की थी और ये गलती फिर दोहराई गई। उस जुलेखा को माफ़ी मिल गई थी, लेकिन आज के दौर में कोई उस जुलेखा गलती कर बैठे तो उसे माफ़ी नहीं मिलती, उसके मुकद्दर में सज़ाएं लिख दी जाती हैं। हवेली के पिछले हिस्से में जहाँ तालाब बनाया गया था उसमें बतखें तैर रही थीं और आसपास रखे लोहे के पिंजरों में रंग बिरंगे परिंदे कैद थे। उनकी चहचहाट ने फिजा में अजीब सा इकताश पैदा किया हुआ था। कुदसिया बानो एक पुरानी सी तस्वीर हाथ में लिए अपने कमरे की खिड़की में रखी आरामदा कुर्सी पर बैठी थी, जिससे तालाब का मंजर वाज़िह नज़र आ रहा था। कमरे में पुरानी तर्ज का लकड़ी का सामान था, लेकिन वो शानदार था। वो ख़यामराना की बरसों की साथी थी, हर कदम पर साथ निभाने वाली वफाशुआर बीवी। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। हाथ में लिए तस्वीर को देखते उनकी आंखें नम हुई थीं। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की नज़र आ रही थी, जो चेहरे से ही शोख चंचल लग रही थी, लेकिन न जाने वो अब कहाँ थी। काश तुमने मुझे सब बता दिया होता तो मैं ऐसा नहीं करती मेरे ज़िले। तुम्हारी एक गलती की सज़ा तुम्हारे साथ साथ मैं खुद भुगत रही हूँ। तुम जहाँ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे खुश रहने की दुआ करती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आमीन। कुदसिया बानो ने तस्वीर को लबों से लगाया था। उनकी आंखों से गर्म सियाल बह रहा था। वो माँ थी, उनका दिल जितना भी सख्त सही, लेकिन अपनी औलाद की हर बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करने की इस्तिताअत रखता है, और उन्होंने ज़िले की गलती को सालों पहले ही माफ़ कर दिया था। नमल पूरे ध्यान से अलमारी से कपड़े निकालकर बैग में रख रही थी। उसे हैदराबाद जाना था अपनी टीम के साथ। वो पैकिंग में मसरूफ़ थी जब अचानक उसका फ़ोन बजा। नमल ने देखा तो उसके कुलीग साइम का फ़ोन था। हेलो नमल, तैयारी कर ली तुमने? बस 2 घंटे तक निकलना है हमने। नमल के फ़ोन उठाने पर साइम की आवाज़ उभरी थी। हाँ, मैं पैकिंग ही कर रही हूँ, नमल ने जवाब दिया। तुमने शाहवेज से पूछ लिया? ये ना हो कि वो ऐन वक्त पर तुम्हारे लिए मसला पैदा करे। साइम के लहजे में परेशानी थी। शाहवेज मेरा शोहर नहीं जिससे मुझे इजाज़त दरकार होगी। मैंने बाबा और रहमान भाई से पूछ लिया है, नमल ने मजबूत लहजे में बताया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन शाहवेज की ज़्यादा चलती है तुम्हारे ख़ानदान में, इसलिए कह रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं हैदराबाद ज़रूर जाऊँगी। नमल, आवाज़ पर नमल ने चौंक कर पीछे देखा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ साइम। नमल ने सकीना बेगम को कमरे के दरवाजे में खड़े देखकर साइम से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ये कहाँ जा रही हो तुम? नमल का बैग देखकर सकीना बेगम की पेशानी पर लकीरें उभरी। हैदराबाद, नमल ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। लेकिन क्यों? वो हैरान हुई। आपको बताया था अम्मी, हमारी पूरी टीम जा रही है NGO की तरफ से, और मैं अपनी टीम की हेड हूँ और जाना लाजमी है। तुमने इजाज़त ली किसी से? नमल किसी का मतलब अच्छे से समझती थी। मैंने बाबा और रहमान भाई से इजाज़त ले ली है। दादाजी यहाँ पर है नहीं, बाकी कौन बचता है? नमल ने मासूम बनते पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ।
अम्मी, मुझे शाहवेज से इजाज़त की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। आप क्यों नहीं समझती? मैं उसकी ग़ुलाम नहीं हूँ और ना मेरा उससे निकाह हुआ है। फिर सांस लेने में भी उसकी इजाज़त क्यों लूँ? नमल को गुस्सा आ गया था। वो शाहवेज सुनकर उकता चुकी थी। वो शख्स उसके सांस लेने पर भी पाबंदी लगा देना चाहता था। नमल, तुम भी समझने की कोशिश करो। तुम उसकी होने वाली बीवी हो, उसका हक है तुम पर। और फिर हैदराबाद में गांव-गांव घूमोगी। वो मरी नहीं है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। पहले तुम अपनी रंगत का ख्याल नहीं रखती, धूप की वजह से मज़ीद कुमला जाएगा। और शाहवेज जैसा शख्स जिसके लिए बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आते हैं, अगर उसने ही तुमसे शादी से इनकार कर दिया फिर? सकीना बेगम ने अपना खिदशा बयान किया। अम्मी, कुछ नहीं होता, ये रंग रूप सब वक्ती है और होगा वही जो बेहतर है। आप परेशान ना हो। नमल ने सकीना बेगम को दिलासा दिया था, जो ठंडी आह भर कर रह गई थी, क्योंकि वो जानती थी नमल ने अपनी मर्जी ही करनी थी। उसे शाहवेज के गुस्से और नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। राना ख़ानदान का तारुफ। ख़याम राना और कुदसिया बानो के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा हसन राना और उसकी बीवी शहनाज बेगम थी, जिनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा शाहवेज, फिर हादिया आपी, जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर जयान और सबसे छोटी हुदा। दूसरे नंबर पर उस्मान राना और उसकी बीवी सकीना बेगम थी, जिनके 3 बच्चे थे। अब्दुल रहमान, जो शादीशुदा और अपनी बीवी के साथ इस्लामाबाद में रहता था। पेशे के लिहाज से वो वकील था। उससे छोटी नमल और फिर मिनाल थी। तीसरे नंबर पर मेजर अगवान राना था, जो शहीद हो चुका था। उसकी बीवी फारिया बेगम थी और 3 बच्चे। सबसे बड़ा शाहबख्त, जो अपने बाप की तरह आर्मी में गया था और अब कैप्टन था। उससे छोटी हिनावे और उससे छोटा अमन। चौथे नंबर पर हुसैन राना था, जिसकी बीवी समिया की वफ़ात हो चुकी थी। 2 ही बच्चे थे, हैदर राना और सिमाब। बेटियों में सबसे बड़ी शाहीना फूफो थी, जो अपनी फैमिली के साथ कराची रहती थी। उनसे छोटी रुखसार फूफो, जिनका शोहर हयात राना था, जिनकी वफ़ात हो गई थी, और वो अपने इकलौते बेटे के साथ राना हाउस के बिल्कुल सामने हयात हाउस में रहती थी। और सबसे छोटी और लाडली ज़िले थी, जो सालों से लापता थी। राना हाउस में काफ़ी खामोशी थी। नमल हैदराबाद चली गई थी, जबकि मिनाल और सिमाब घर के आधे लोगों के साथ इस्लामाबाद चली गई थी। रहमान भाई को अल्लाह ने बेटे से नवाजा था। सब बहुत खुश थे, ख़ास तौर पर मिनाल। वो अपने भतीजे को देखने के लिए बहुत बेचैन थी। आज काफ़ी बोर दिन गुजर रहा है, कुछ नया करें? हिनावे ने हुदा से कहा था। मैं तो खिज़र का इंतज़ार कर रही हूँ और इस इंतज़ार का अपना ही अलग मज़ा है, हुदा ने जवाब दिया था। वैसे हैरत की बात है, तुम्हें दुनिया में सिर्फ एसपी खिज़र हयात राना ही मिला था पसंद करने के लिए। बाकी राना हाउस के लड़के मर गए क्या मोहब्बत करने के लिए? हिनावे ने जलकर पूछा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुमने देखा नहीं वो कितना ख्याल रखने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसकी धाक भी तो अलग है, हुदा ने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ कहा था। अल्लाह तुम पर रहम करे, हुदा की हालत देखकर हिनावे ने ठंडी आह भरते हुए कहा था और कमरे की खिड़की से पर्दा हटा दिया। लो आ गया तुम्हारा पुलिस वाला हीरो रिश्वतखोर। हिनावे ने अपने कमरे की खिड़की से नीचे झांकते हुए कहा था। घर से बाहर पथरीली सड़क पर खिज़र की जीप आकर रुकी थी। क्या वाकई? हुदा एक झटके से बेड से नीचे उतरी थी। फुफ्फो ने कहा था जब खिज़र रात को आए तो उसे खाना गर्म करके दे देना। अब तुम तो यकीनन नहीं जाने वाली, तो मैंने सोचा यह फरीज़ा मैं सर अंजाम दे दूँ। वो अपनी खुशी छुपाते हुए पुरजोश से बोल रही थी। रुखसार फुप्पो भी सकीना बेगम और फारिया बेगम के साथ इस्लामाबाद गई थी। भूखे नहीं आए मौसूफ, तुम्हें नहीं पता ये पुलिस वाले कितना खाते हैं, और वो भी हराम का, हिनावे ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। उसे वो सारे वाक़यात याद थे जब जब खिज़र हयात उसकी बेइज्जती का बाइस बना था। तुम बिला वजह ही बदगुमान रहती हो हिनावे। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी ज़रा मैं हाल चाल पूछाऊँ, हुदा मुस्कुराकर कहती कमरे से बाहर निकल गई थी। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।